हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिन 6 सीटों पर विधानसभा की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, जिनको अयोग्य करार दिया गया, अब वहां पर बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया और जो कांग्रेस के बागी नेता थे, विधायक थे, बागी विधायक थे, उनको टिकट दिया गया है। सभी को टिकट दिया गया है। हिमाचल उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस से आए सभी नेताओं को टिकट दिया गया है। लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को, सुजानपुर से राजेंद्र राणा को, बड़सठ से इंद्रदत्त लखनपाल को, गगरेट से चैतन्य शर्मा को और लाहौल स्पीति से ये देखिए वो सब नाम आ चुके हैं। सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट मिल चुका है, बड़सठ से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहट से देवेंद्र कुमार भुट्टो, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, धर्मशाला से सुधीर शर्मा। सभी 6 वो नेता जो कांग्रेस से बगावत कर कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ राज्यसभा में वोट दिया था, उनको टिकट मिल चुका है और यह शर्त थी, कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब इस सब के बीच क्या दोबारा जीत पाएंगे? जीत पाएंगे तो कितने वोटों से जीत पाएंगे, और नहीं जीत पाएंगे तो इनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये कदम, यह आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, जिनको इन्होंने हराया था, उनकी मैं आपको बता देता हूं। राजेंद्र राणा ने रणजीत सिंह, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको हराया था सुजानपुर से। और पता है वोटों का अंतर कितना था? सिर्फ 399 वोट, सिर्फ 399 वोटों का अंतर था। राजेंद्र राणा 399 वोटों से जीते थे बीजेपी उम्मीदवार से सुजानपुर से। रवि ठाकुर ने रामलाल मारकंडा को हराया था, मंत्री थे। वोटों का अंतर था सिर्फ 1676। रामलाल मारकंडा 1676 वोटों से हारे थे, रवि ठाकुर 1676 वोटों से जीते थे। बड़सठ से इंद्रदत्त लखनपाल ने माया शर्मा को हराया था, बीजेपी के प्रत्याशी को। गगरेट से चैतन्य शर्मा ने राजेश ठाकुर को हराया था, बीजेपी के प्रत्याशी। देवेंद्र कुमार भुट्टो ने वीरेंद्र कंवर को हराया था, वो भी मंत्री थे। ज्यादा अंतर नहीं था, 7000 तकरीबन वोटों का अंतर था। और सुधीर शर्मा ने विशाल नेहरिया को हराया था, यहां पर अंतर ज्यादा था, करीब 23,000 वोटों का था। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हिमाचल प्रदेश से, हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर और ब्यूरो धर्मशाला मनोज धीमान। प्रदीप, ये बातें पहले से ही नजर आ रही थी कि इन विधायकों को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। इनसे वादा कर लिया गया था कि आप हमारा साथ दो तो हम आपको टिकट देंगे। अब वो बीजेपी ने वादा निभा दिया है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती इनके सामने है, इन विधायकों के सामने दोबारा से चुनाव जीतना। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से अब क्या कुछ लग रहा है, और जिन प्रत्याशियों को इन्होंने पिछले चुनाव में हराया था बीजेपी के, वो क्या करेंगे, अब उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां इन सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत ज्यादा है। और जो सभी बाकी कांग्रेस के नेता जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया उस वक्त राज्यसभा चुनाव में, और फिर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और आज से इनमें से ज्यादातर जो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं। तो कुछ पहुंचे हैं, उनका वहां पर अभिनंदन भी हो रहा है। लेकिन चुनौती यही है कि अब आगे इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे, क्योंकि एक आरोप जो बार बार लग रहा है, उस आरोप पर इनकी सफाई क्या रहेगी। ये इनका ईमान बिका, पैसे वोट के बदले वोट बिका, ये सारी बातें हो रही हैं। और प्रदेश सरकार के मुखिया इस आरोप को सीधे तौर पर लगा रहे हैं, चाहे उनकी तरफ से जो ये सभी जो बीजेपी के नेता बन चुके हैं, कांग्रेस के विधायक से पहले इन्होंने दूर कहा कि हम इन आरोपों पर मानहानि का केस भी मुख्यमंत्री पर करेंगे। लेकिन ये आरोप जरूर लग रहा है और फील्ड में भी ये आरोप लगेगा। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और जो इनके साथ कांग्रेस में हुआ है उसको वो लोगों को समझाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, उसके आधार पर ही ये तय होगा कि ये आगे जीतेंगे या इनके राह में मुश्किलें रहेंगी। हालांकि 6 जगह जिन नेताओं को, इन सभी बागी नेताओं को, कांग्रेस के जो बागी नेता हैं, इनको बीजेपी का टिकट मिल चुका है। लेकिन यहाँ से पहले से ही कदावर नेता हैं, उनके साथ ही इनका मुकाबला होना है। क्या बीजेपी उन नेताओं को मना पाएगी कि आप इनको चुनाव लड़ने दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मान सम्मान बढ़ा है, हमने हिमाचल में राज्यसभा की सीट जीती है, तो ऐसे में इनको हमारे साथ आने दीजिए। हो सकता है भविष्य में हम सरकार बनाने में इनके दम पर कामयाब हो सके। तो क्या ये सभी जो भाजपा के कदावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं, बीजेपी के कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, इनको बीजेपी मना पाती है?
अगर धर्मशाला की बात की जाए, सुधीर शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है, लेकिन विशाल नेहरिया एबीवीपी से बीजेपी में जुड़े हुए हैं, युवा विधायक भी बने थे जब चुनाव पूर्व में हुआ है जयराम सरकार के दौरान ही। इसके साथ साथ अगर लहर की बात करें तो यहाँ से देवेंद्र भुट्टो को टिकट दिया गया है, हालांकि इनका बैकग्राउंड बीजेपी का ही है, लेकिन इन्होंने टिकट कांग्रेस का मिला था, कांग्रेस से चुनाव लड़ा। लेकिन वीरेंद्र कंवर की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री हैं, हिमाचल में कई पदों पर कांग्रेस जो बीजेपी संगठन है उसके महामंत्री भी रहे हैं, कोर ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं, और उनके साथ साथ जो किसान मोर्चा है उसके भी नेता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मजबूत दावा इनका बनता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लाहौल स्पीति की बात करें, रवि ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया गया है, लेकिन पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा वो बीजेपी के टिकट पर जो है यहाँ से पूर्व में चुनाव हारे हैं, लेकिन उससे पहले मंत्री भी बने हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं जयराम सरकार में। तो कहीं ना कहीं वो बार बार ये कहते भी आए हैं, अगर खासतौर पर रामलाल मारकंडा की बात कहे तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वीरेंद्र कंवर भी काफी इसी तरह का लग रहा है। गगरेट से अगर चैतन्य शर्मा की बात करें, वहां से अब जो पूर्व में वहां से चुनाव लड़ते आए हैं राजेश ठाकुर पूर्व विधायक हैं, उनका भी दावा बनता है। इसी तरह से बरसर की बात करें, इंद्रदत्त लखनपाल को टिकट वहां से दिया गया है, माया शर्मा वहां से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, यहाँ से बलदेव शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बिल्कुल करीबियों में गिने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी चुनाव लड़ते आए हैं। तो क्या इन लोगों को नाराज करना पार्टी के लिए ठीक रहेगा? ये सारी बातें अब देखने वाली बात होगी। नालागढ़ की बात करें, केएल ठाकुर निर्दलीय बेशक से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वहां से लखविंदर राणा ये वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और साथ साथ हालांकि केएल ठाकुर बीजेपी बैकग्राउंड के नेता है, पूर्व भी उनका बीजेपी से जो बैकग्राउंड रहा है, तो ये सारी चीजें इन नेताओं के समक्ष हैं। सुजानपुर से अगर बात करें तो राजेंद्र राणा यहाँ पर लगातार 2 बार आप एक साथ जीते हैं, तो लेकिन फिर भी बेशक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को इन्होंने यहाँ चुनाव हराया था, लेकिन जो इस बार के चुनाव थे तो बिल्कुल कम मार्जिन में चुनाव इन्होंने जीता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं। हमीरपुर की बात करें तो धूमल फैक्टर, अनुराग फैक्टर, ये सारी चीजें चलनी है। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का गृह संसदीय क्षेत्र है, गृह जिला मुख्यमंत्री का है, तो उनका फैक्टर भी यहाँ पर रहेगा। तो क्या इसको स्वीकार कर पाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता अपने साथ, ये भी देखने वाली बिल्कुल, बात ये होगी। बड़ी बात है। मैं आता हूं हालांकि प्रदीप आपके पास, अभी कुछ सीटों पर और बात करते हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सुधीर शर्मा ने राकेश चौधरी को हराया था, पहले मैंने विशाल नेहरिया का जिक्र कर दिया था, तो वो चुनाव हुआ था 2019 में, उसकी बात थी। राकेश चौधरी को हराया था, विपिन कुमार नेहरिया ने भी चुनाव लड़ा था और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब किस तरह का समीकरण धर्मशाला की सीट पर नजर आ रहा है? सुधीर शर्मा के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? कौन मैदान में अब अपोजिट में आ सकता है, सामने आ सकता है? क्या जो बीजेपी का कोई उम्मीदवार था, क्या वो कांग्रेस में आ सकता है? इस तरह की भी कोई समीकरण है? बिल्कुल नासिर, देखिए जैसे सुधीर शर्मा की बात की जा रही है तो सुधीर शर्मा कांग्रेस से पहले जीते हुए थे, फिर बागी हुए और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। जो चुनाव होने हैं उन पर 6 बागियों को टिकट दिया गया है, जिनमें सुधीर शर्मा का भी नाम है, और धर्मशाला से वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में नाचर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी धर्मशाला में गुटबाजी के लिए अच्छी खासी जानी जाती है और कई सारे दल जो है वो यहाँ पर बन गए हैं। ऐसे में जो गुटबाजी है वो पिछली बार भी भाजपा पर हावी रही थी और राकेश चौधरी वर्सेस सुधीर शर्मा जो चुनाव था उसमें सुधीर शर्मा जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसमें राकेश चौधरी को हराया था। लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि राकेश चौधरी ने जब चुनाव लड़ा था उस वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके सीधे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और विशाल नेहरिया का पत्ता साफ कर दिया था। लेकिन अब जो है, अब कहीं ना कहीं देखिए जो विशाल नेहरिया है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हैं और उन्होंने बाई इलेक्शन जीता है पहले भी, तब उन्होंने विजेंद्र कर्ण को हराया था। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है और अब सुधीर शर्मा के लिए ये बड़ी चुनौती आकर के सामने खड़ी हो गई कि पहले कांग्रेस से चुनाव जीता है और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसमें टिकट के दावेदारी जताई, टिकट मिल भी गई और अब चुनाव लड़ना है। वक्त भले ही काफी ज्यादा वक्त है इनके पास की 2 महीने का वक्त है और वक्त मिल भी जाएगा, लेकिन जो पहले कांग्रेस का कैडर बोर्ड था वो सुधीर शर्मा के साथ था। अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी में आना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई सारी अटकलें हैं, कई सारे गुट हैं, जिन गुटों को मनाना जो है वो सुधीर शर्मा के लिए एक कड़ी चुनौती होगा। अब एक तरफ तो केंद्र से उनको टिकट दे दिया गया है कि आप जाइए और मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, लेकिन जो भाजपा के गुट हैं उनको कैसे मनाया जा सकता है? एक तरफ टिकट के कई दावेदार थे, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जैसे कई लिस्ट में लोकसभा के चुनावों में भी कई कांगड़ा और चंबा से आगे चल रहे थे, अचानक से राजीव भारद्वाज के नाम पर मोहर लग गई। तो ऐसे में सुधीर शर्मा के नाम पर अब मोहर लग गई है कि आप चुनाव लड़िए। और
अब कई सारे और भी दावेदार हैं जो विधायक के लिए भी यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रहे थे कि हम टिकट के दावेदार हैं, तो उनमें एक अच्छा खासा रोष भी बीजेपी में होने वाला है। लेकिन अब अगर बीजेपी से टिकट मिल गया है तो कहीं ना कहीं जो कुनबा है बीजेपी का, जो भी बीजेपी के समर्थक है, वोटर हैं, उनको सबको मनाना जो है, मनोज, एक वो सवाल और है सुधीर मेरा। शर्मा के लिए कड़ी चुनौती हो सकता है। एक सवाल और है, मैं आंकड़े देख रहा था धर्मशाला सीट के पिछले 3 बार के इलेक्शन के, तो 2012 में भी सुधीर शर्मा जीते थे, लेकिन जीत का अंतर था, जीत हार का सिर्फ 5,000। 2017 में किशन कपूर जीते थे, तब भी जीत का अंतर था 3,000, और 2022 में सुधीर शर्मा जीते, 3285 वोटों से जीते थे। बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है जीत हार में, हमेशा ऐसा ही रहता है, या ये बहुत थोड़ा सा अंतर है और ये और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ अब दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका क्या रुख लग रहा है, कांग्रेस का रुख क्या लग रहा है सुधीर शर्मा के सामने? तो बिल्कुल नासिर, देखिए जब से ये बागी होने की बात सामने आई थी उस वक्त ही मैं एक धर्मशाला और में बात जोड़ना चाह रहा हूं, एक और बात आपसे जोड़ना चाह रहा हूं, और बिल्कुल जो सही बात, आपको जमीनी हकीकत आप बता पाए। जनता में इस बगावत की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जो कांग्रेस के बागी विधायक, जिनको कहा जा रहा है, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इनको जिताया था, तो पब्लिक की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? तो बिल्कुल नासिर, देखिए जब से ये बागी हुए थे उस वक्त ही धर्मशाला में एक माहौल गरमाया था और पुतला जलाने का प्रयास किया गया था। तो उस वक्त भी जो है सुधीर शर्मा का गुट जो है वो दूसरे गुट पर हावी हो गया था और पुतला नहीं जलाने दिया गया। यानी कि संख्या की अगर बात की जाए तो सुधीर शर्मा के साथ आज भी वो लोग लगातार खड़े हैं जो कांग्रेस के वक्त पे उनके साथ खड़े थे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं था कि सुधीर शर्मा जो है वो उनके अंदर कोई गुण नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। जब भी वो जीते हैं तो वीरभद्र सरकार में वो मंत्री रहे थे, लेकिन जैसे सुक्खू सरकार में मंत्री बने 1 साल का अधिक समय बीत गया, बिल्कुल मंत्री पद नहीं दिया गया, उनके काम नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट सुधीर शर्मा का ही देन है धर्मशाला के लिए और बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर काम नहीं हो रहे थे। सुधीर शर्मा दोबारा जीते तो उसके काम भी शुरू हुए और लोग यही कह रहे हैं कि जब भी सुधीर शर्मा यहाँ आए हैं तो उन्होंने काम को तवज्जो दिया है। और ऐसे में जो देखिए कुछ एक लोग होंगे जो नाराज होंगे, जो गुटबाजी होगी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, गुटबाजी बिल्कुल हावी रहती है और पिछले इलेक्शन में भी ये काम देखने को मिला था। यानी कि जब गुटबाजी हावी थी तो सुधीर शर्मा को जीतने के लिए राहें आसान हो गई और इस बार भी अगर इसी तरह की गुटबाजी कांग्रेस में होती रहती है, क्योंकि एक टिकट का दावेदार एक नहीं बल्कि कई है, कई नामों पर चर्चा चल रही है। जहां भी जिस भी दुकान पे आप जाएंगे, जहां भी आप 4 लोग इकट्ठा होंगे तो चर्चाएं जो है वो टिकट को लेकर के थी। लेकिन सातों अंतर खाते से सुधीर शर्मा का ही है, क्योंकि देखिए अब धर्मशाला का विजन जो था वो सुधीर शर्मा था, इसीलिए पब्लिक ने उनको जिताया था। और पिछले चुनावों में जो है वो राकेश चौधरी को हार मिली थी, लेकिन उसमें भी ज्यादा मार्जिन नहीं रहा था। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ज्यादा मार्जिन नहीं था, कम मार्जिन से ही सुधीर शर्मा जीते थे, लेकिन उस वक्त भी गुटबाजी हावी हुई थी। एक नहीं कई लोग जो है निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ दिए और जो पार्टी के कैडर बोर्ड था उसमें से कुछ वोट टूट कर उनको चले गए, क्योंकि जातीय समीकरण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि गद्दी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारे वोट यहाँ पर ऐसे हैं। तो ऐसे में जो है वो सुधीर शर्मा के गुट भी जो है वो कहीं ना कहीं हावी रहता है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने टिकट दे दी है और पार्टी का दामन थाम लिया है, क्योंकि किसी बड़े राजनीतिक दल का दामन थाम लिया है। और जिस तरह से ये सारे घटनाक्रम हुए हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को भी बदलने का प्रयास किया है। अगर सरकार में काम नहीं हो रहे थे तो जनता ये भी कह रही है कि बिल्कुल सही निर्णय लिया है और इसी तरह का निर्णय इनको पहले लेना चाहिए था ताकि इनके काम हो सकते हैं। और अब जो ये 6 बागी हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है, तो चुनौतियां इनके सामने बिल्कुल खड़ी होंगी, क्योंकि दल बदला है और जो लोग पहले इनके साथ चले थे क्या वो वाकई में लोग इनके साथ चलेंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन वक्त जो है वक्त मिल चुका है इनको, 2 महीने का काफी ज्यादा वक्त है और जो अगर संगठन की बात करें, संगठन इनके साथ चलेगा तो निश्चित तौर पर ये जीत भी हासिल कर सकते हैं। नासिर, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए मनोज आपका। और प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अब हम बात कर रहे थे इन्हीं विधायकों की, तो जिसमें रामलाल मार्कंडा का मैं एक नाम का जिक्र कर रहा हूं और वीरेंद्र कंवर की भी मैं बात कर रहा हूं, तो इन लोगों को भी ठीक है, इनको ये हारे थे तो एक ये भी बात कही जा सकती है कि आपको तो हरा कर आए थे ये लोग, तो इसलिए इनको टिकट दिया है। इन लोगों का रुख क्या नजर आ रहा है आपको, क्या लग सकता है? क्या कुछ और अभी खेल होने बाकी है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में? कुछ और चौंकाने वाली खबरें भी हमारे सामने आने वाली हैं अब कुछ दिन में? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि टिकट इनको दे दिया जा चुका है तो अब ये चुनावी कैंपेन में उतर जाएंगे। लेकिन जो वहां से पहले से ही चुनाव लड़ते आए हैं या फिर वो तैयारियां कर रहे थे, अगर हम गगरेट की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही वहां पर उनका कार्यक्रम हुआ राजेश ठाकुर का, और बाकायदा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये अपने स्तर पर भी तैयारियां कर रहे थे। जो 1.5 साल का ये वक्त है उसमें 14-15 महीने का जो ये वक्त है
उसमें लोगों के बीच जा रहे थे, पार्टी की नीतियों को लेकर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए जरूर झटका होगा। अब इस झटके को वो किस रूप में लेते हैं, क्या पार्टी के लिए एक सेक्रीफाइस करेंगे कि चलिए जो है ये हमारे साथ जुड़ गए हैं, या इनकी वजह से हमारे सरकार आने की स्थिति आगे बन गई है तो हम इनका समर्थन करेंगे, या फिर इनकी नाराजगी जो होगी उसको अगर पार्टी ने में रहते खत्म नहीं किया, या इनके साथ भी कोई कमिटमेंट नहीं किया, इनको भी कोई भरोसा नहीं दिया कि सत्ता में आने पर या बाकी पार्टी में आपको जगह दी जाएगी, ये सारी चीजें अगर नहीं हुई तो नुकसान होगा। हमने इस बार का जो विधानसभा चुनाव भी देखा, भाजपा के लगभग 25 के करीब बागी नेता ऐसे थे जो पैरेलल कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उसका नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा है। यहाँ पर 6 अगर जो टिकट हैं वो कांग्रेस से आए लोगों को दे दिए गए हैं, कांग्रेस के से आए जो बागी विधायक हैं उनको दे दिए गए हैं, तो अगर ये 6 के 6 मनाए नहीं गए और यहाँ पर कोई और समीकरण बच जाता है तो यहाँ पर वो आजाद लड़ने की कोशिश करते हैं या भीतरघात जैसी स्थिति बनती है, तो वो बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, और उपचुनाव में बीजेपी के लिए पक्ष में ये माहौल बनाने वाली चीज नहीं होगी। तो अब यही देखने वाली बात होगी कि पार्टी नेतृत्व में क्या फैसला करता है कि उनको किस तरह से मनाया जाता है। हालांकि कुछ एक जगह कोशिश हो सकती है कि उनको मनाया जाए, लेकिन जो बिल्कुल सामने जो है वो कोशिश करें चुनाव लड़ने की, तो वहां दिखते रहेगी। लेकिन अब नजर अब कांग्रेस की रणनीति पर रहेगी कि क्या वो अपने ही नए लोगों को चेहरा देंगे, क्योंकि जो उन्होंने 2022 में चुनाव में लड़ाए थे वो तो अब बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं, तो क्या वो वहां पर नए चेहरों को मौका देंगे, या फिर जो भाजपा के भीतर कोई ऐसी बगावत वाली स्थिति बन जाए इन 6 सीटों पर और वहां से कोई लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, तो क्या उन्हें वो अपने साथ जोड़ेंगे। अब ये कांग्रेस की रणनीति पर भी नजर रहेगी। लेकिन क्योंकि अभी इन जो बीजेपी का दामन थामने के बाद टिकट लेकर अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, इनके पास बड़ी चुनौती यही रहेगी कि जो एक छवि खराब करने की कोशिश हुई है, जो चाहे वो विरोधी कर रहे हैं, चाहे पार्टी के भीतर भी कई लोग ऐसी कोशिश करेंगे, इनको लेकर कई तरह की बातें करेंगे, तो उस छवि को वो कैसे ठीक कर पाते हैं, उसमें बड़ा लीडरशिप कैसे वोटरों को समझाने की कोशिश करती है, या फिर ये अपनी बात कैसे किस रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर कहेंगे कि वर्तमान सरकार ने काम नहीं किए, तो किस रूप में नहीं किए, क्या उनका रवैया था। क्योंकि और जनता इनको कितना कबूल कर पाती है, इनका कितना यकीन कर पाती है। और जैसे और भी बातें निकल कर सामने आई कि जनता भी चाह रही थी कि ठीक है फैसला पहले ले लेते, लेकिन अब चुनाव के मैदान में एक बार फिर से बड़ी चुनौती होगी। इतना आसान नहीं होता चुनाव लड़ना जब सरकार मौजूद हो और इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं। प्रदीप, हम बात करते रहेंगे लगातार आपसे, आप बने रहें हमारे साथ। और हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को लेकर भी इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। मंडी से वो प्रत्याशी हैं, वहीं इन 6 बागी जो विधायक थे कांग्रेस को, उनको भी टिकट मिल चुका है। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति लगातार पिछले 1-2 महीने से बिल्कुल गरमाई हुई है। अब इन बागी विधायकों को टिकट मिल चुका है, बीजेपी में शामिल हो गए थे, कांग्रेस से पहले चुनाव जीते थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इनको टिकट दे दिया गया। तो किस तरह की चुनौतियां इनके सामने होंगी, कितना आसान इनके लिए चुनाव जीतना होगा, मुश्किल होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ चैतन्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं गगरेट से, पूर्व विधायक। नमस्कार चैतन्य शर्मा जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं आपको चैतन्य जी। बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती आपके सामने शायद होने वाली है एक बार फिर से चुनाव के मैदान में जाकर, क्या कहेंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेशनल लीडरशिप है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, साथ ही साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका तहे दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो ये विश्वास उन्होंने हमारे ऊपर जो है जताया है। साथ ही में जो हमारी स्टेट की लीडरशिप है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो बिंदल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पिछले 20-25 दिनों से जो है हमारी उनके साथ रेगुलर डिस्कशंस हो रही हैं। प्रदेश में जो एक माहौल बना हुआ है तानाशाही का, जो हमारे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, जो कस्में वादे लेके वो जनता के बीच में गए थे और जो एक पूर्ण तरीके से जो है विश्वास जनता ने अपना दिखाया था, 40 हम विधायक जीत के आए थे, उसके उपरांत जो एक डिससैटिस्फैक्शन की स्थिति पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से जो है बनी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने भी जो है राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेप उठाया था और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो है पार्टी में जुड़े थे। पार्टी ने हमारे ऊपर जो है विश्वास जताया है, हम 6 के 6 लोगों को जो है टिकट दी है और हम जो है। अच्छा चैतन्य शर्मा जी, ये डील पहले ही हो गई थी कि देखिए हम आपका साथ देंगे राज्यसभा के चुनाव में, तो आपको टिकट हमें देना पड़ेगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक सिद्धांत के आधार पर चलती हुई पार्टी है, उसमें कोई डील नहीं होती है। अच्छा। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाली, विचारधारा के अनुसार चलने वाली जो एक पार्टी है। हम 6 व्यक्तियों का जो है, उन्होंने हमारे कार्य क्षेत्रों में जो है हमारा कार्य देखा भी है। जिस हिसाब से हम धरातल की परिस्थिति को समझते हुए भी जो है अपने लोगों के हित के लिए जो है दिन रात लगे रहते थे, और हमारी मेहनत को भी जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है। उन्होंने जो है ग्राउंड की रियलिटी को देखते हुए कि हम जो है आगे भी अपने क्षेत्र का जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसके आधार पे जो है उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है। जो हमारी उनसे डिस्कशंस भी चल रही थी, इट वाज नॉट एनी डील ऑफ एनी सॉर्ट। यही बात थी कि जो बेस्ट डिसीजन होगा, जो लोग बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उनको ही जो है आगे पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने दावेदार के रूप में खड़ा करेगी। और उन्होंने अपने एक थरो एनालिसिस के बाद हम 6 को जो है आगे करा है। सो आई एम श्योर उनका जो है थॉट प्रोसेस हमारे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन भी करा है, और उनका जो सर्वे है और जो उनकी एक ग्राउंड असेसमेंट है वो भी अलाइन करी है। चैतन्य जी, एक सवाल और है कि आप लोगों का कहना था कि हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही सरकार में, सरकार अपनी गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही, और जनता के हितों की बात करते हुए आपने बीजेपी में जाने का फैसला लिया, अपनी कांग्रेस जो आपकी पार्टी हुआ करती थी उसके खिलाफ जाने का फैसला लिया। लेकिन जनता आपसे पूछेगी कि भेदभाव आप ही के साथ हो रहा था क्या, और जो बाकी विधायक उनके साथ नहीं हो रहा और आपके साथ हो रहा है, तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, मैं आई कैन नॉट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स, मैं यहाँ पर किसी और के लिए जो है टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। परंतु एक युवा विधायक होने के नाते मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं यंगेस्ट विधायक हूँ इस सभी 14 विधानसभा का, उसमें जो हम प्रोमिसेस लेके करके जनता के बीच में गए थे, हमारे लिए बहुत ही जरूरी था कि हम उनके ऊपर टाइम बाउंड तरीके से जो एक्शन लें। हाँ। आज का जो युवा है जिसने बीएससी बीए कर रखी है, वो 2, 4, 5 साल के लिए नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको घर परिवार जो है अपना नेचुरली आज चलाना है। जिस हिसाब से उसने एजुकेशन जो है ग्रहण करी है, उसके आधार पर उसको आगे बढ़ने के लिए आज सरकार से जो है सहयोग चाहिए, और जो उसकी अपेक्षाएं हैं सरकार के लिए, सरकार को उनके ऊपर जो है आज खरा उतरना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने क्षेत्र की जो है भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो है ये निर्णय लिया था। आई एम वेरी श्योर, और मैं इस बात को कह सकता हूँ ठोक जाके, कि और भी अन्य क्षेत्रों में और भी जो है निर्वाचित विधायक है जिनको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, परंतु मेरे को लगता है कि एक सेल्फलेस भावना को जो है कहीं ना कहीं अपनाते हुए हमें आज की परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हमें 5 साल का जो है मैंडेट सिक्योर हो गया है, और अगर हमें लगता है कि अगर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, तो अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो वो पता नहीं हमारे प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर हम एक्चुअली, जहाँ नेता बोलते हैं कि हम समाज कल्याण हेतु काम करना चाहते हैं, तो हमें आज परिस्थिति के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। और रियलिटी यह है कि पूरे सिर्फ प्रदेश की अगर हम बात करें और देश के हित की भी बात करें, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन जो है और जो मिशन के आधार पे वो काम कर रहे हैं, उस पे हम सबको अलाइन करना बहुत जरूरी है। और हमारे हिमाचल को भी जो अगर आगे प्रोग्रेस करना है, और जो हमारे अंदर एक शॉर्ट कमिंग्स बना दी गई हैं 1.5 साल के कार्यकाल में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी जो है वो घर पे बैठ के नहीं सॉर्ट होगी। अगर घर में घर का मुखिया ही बोलता रहेगा कि मेरे पास जो है पैसे की कमी है, तो लक्ष्मी जो है वो कभी भी आपके घर में जो है कभी भी नहीं आएगी, कभी भी विराजमान नहीं होगी। उसके लिए हमें पॉजिटिव स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन लेने बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरे को लगता है कि हमने इस आधार पे ही जो है। तो आपको यकीन है कि गगरेट की जनता आपको अपनाएगी एक बार फिर से, और बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व में और प्रदेश के नेतृत्व में तो आपको अपना लिया, लेकिन गगरेट का जो बीजेपी का कैडर है वो आपको अपना पाएगा? गगरेट की जनता जो है वो बिल्कुल अपनाएगी। जो हमारे खासकर युवाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो बिल्कुल जो है जो मेरे साथ आज तक कंधे से कंधा मिला के चले हैं, वो भी अपनाएंगे। 6 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और एक मजबूत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 5 जून को हिमाचल प्रदेश में फॉर्म होगी। तो कोई और भी विधायक हैं कांग्रेस के जो आपके साथ आ सकते हैं, आप लोगों के साथ? देखिए, डिससैटिस्फैक्शन बहुत सारे लोगों में है, कौन आएंगे नहीं आएंगे उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, पर जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को लेकर श्योर हूँ कि आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ जो है इस प्रदेश को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया चैतन्य शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गगरेट से बीजेपी उम्मीदवार, जहां उपचुनाव होना है, चैतन्य शर्मा जो पहले कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे 2022 में, अब उनको अयोग्य करार दिया गया, बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी की टिकट पर अब वो उपचुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ हिमाचल की राजनीति में होने वाला है।